चलिए दोस्तों नमस्कार। आज एक बार पुनः पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज चलते हैं हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई कविता मेघ आए और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय, रचनाएं और पत्र पत्रिकाएं और इनके द्वारा लिखी गई जो कविता है मेघ आए, सभी का अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू हो जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हिंदी के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं और इनका जो जन्म है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 ईस्वी में हुआ था। देखिए 3 पॉइंट बन रहे हैं, जल्दी जल्दी इनको आप नोट करते जाइएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी, प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इलाहाबाद से। आरंभ में उन्होंने आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष किया और बाद में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिनमान पत्रिका के उप संपादक, जो दिनमान पत्रिका थी उसकी उप संपादक और उनकी एक चर्चित बाल पत्रिका पराग थी, उसके संपादक बन गए थे। देखिए 2 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया था। तो पहली जो दिनमान पत्रिका है इसके उप संपादक थे और दूसरी पराग ये बाल पत्रिका है, इसके संपादक बने, जी आप याद रखिएगा। इसके बाद 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाओं में नंबर 1 काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगी लोग, जी उनकी रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगी लोग। इसके बाद उनकी प्रमुख कविता संग्रह हैं, मतलब ये सभी के सभी उनके काव्य संग्रह हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक, कहानी लिखी हैं, निबंध लिखे हैं। ये सब प्रचुर मतलब का पर्याप्त मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा हुआ है। और दिनमान जो पत्रिका संपादित की थी, जिसके उप संपादक थे, उसमें उनकी एक रचना प्रकाशित हुई थी, चर्ची और चरखी। चर्ची और चरखी स्तंभ के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही चर्चित रहे हैं। जी आप याद रखिएगा, उनकी जो रचना है चर्ची और चरखी, इसके लिए वो बहुत चर्चित रहे और चर्ची और चरखी जी दिनमान पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के काव्य में ग्रामीण परिवेश की तो झांकी है ही, लेकिन शहर में रहने वाले मध्यम वर्गीय समाज को भी उनने अपनी कविताओं में विषय बनाया है, शामिल किया है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। उनने जो लिखा है वो तो ठीक है कि गाँव की ग्रामीण परिवेश को शामिल किया है और शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध को शामिल किया है, तो ये उनकी कविताओं में भी नहीं, बल्कि यही दोनों रूप उनकी भाषा में भी दिखाई देते हैं। मतलब भाषा भी उनकी ग्रामीण संवेदना और शहर की मध्यम वर्गीय जीवन बोध से मिलती जुलती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो भाषा थी वो बहुत ही सरल, सहज और उसमें लोक जीवन की महक आती है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कविता का सार। संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस कविता में कवि ने मेघों के चलिए, संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना
सजकर आए, कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद, मेघों की तुलना किससे की गई है? दामाद से की गई है या फिर प्रवासी अतिथि से की गई है। कवि कह रहा है कि बादलों की आने की तुलना, मतलब बादल उसी प्रकार से आए हुए हैं जिस प्रकार से कोई मेहमान सजकर आता है। ग्रामीण संस्कृति में यानी गांव में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाना चाहा है। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छी कविता है मेघ आए। मेघ आए कविता में मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण याद रखिएगा, इस कविता में मानवीकरण हुआ है। पूरी कविता मानवीकरण अलंकार से भरी हुई है, ओतप्रोत है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और ये मानवीकरण बहुत ही अच्छी आकर्षक ढंग से किया गया है कविता का। चलिए देखते हैं। मेघ आए कविता किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि बादल बहुत ही सज धज के बंठन के संवर के आए हुए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघों के आगे आगे नाचती और गाती हुई बयार चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। गांव में आए हुए शहर के मेहमान को देखने के लिए लोग उत्सुक जो हैं, शायद इसीलिए वो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल करके उसे देखने लगे हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, ऐसा लग रहा है जैसे शहर से गांव कोई मेहमान आया हुआ है ना। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर से, गांव का जो दृश्य है उसे देखकर कवि यहाँ कल्पना कर रहा है, मानवीकरण कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे शहर से कोई मेहमान सज धज करके गांव आ गया। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल बहुत ही सज धज कर आए हुए हैं। चलिए दूसरा पैराग्राफ है, पेड़ झुक झांकने लगी गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगी गर्दन उचकाए। पेड़ यहाँ पर व्यक्तियों का प्रतीक है। पेड़ व्यक्तियों का प्रतीक है, तो जो व्यक्ति हैं गांव के उन्हें पेड़ कह दिया है। तो पेड़ झुक झांकने लगी गर्दन उचकाए, पेड़ झुक कर झांकने लगी, कोई गर्दन ऊंची करके देखने लगा। आंधी चली, आंधी चलने लगी है। धूल भागी घाघरा उठाए, धूल अपना घाघरा उठाकर भाग रही दिखाई दे रही है। बाकी चितवन जो बचे हुए हैं वो अपनी नजरें लगाए हुए हैं। नदी ठिठकी, नदी ठिठकने लगी है, ठिठक गई है। घूंघट सरकी और नदी रूपी स्त्री का घूंघट सरकने लगा है। मेघ आए बड़ी बंठन की संवर के, बादल बहुत ही बंठन के संवर के आए हुए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। ये बूढ़ा पीपल जो गांव का बुजुर्ग है उसे कहा गया है, ये आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत कर रहा है। बरस बाद सुध लेनी बोली अकुलाई लता ऊँट हो किवाड़ की। अकुलाई यानी व्याकुल, लता ऊँट हो यानी आड़ लेकर किवाड़ की। जो लता है वो व्याकुल थी बादलों को देखने की, या व्याकुल थी बादलों के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए वह आज बोली बरस बाद सुध लेनी। ये उन्हें बादलों से प्रश्न किया है, किसने? लता ने। बोली अकुलाई लता ओठ हो किवाड़ की, और किवाड़ की ओट लेकर बोल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो लता है ये बहू है, ये बहू है, और सामने बूढ़े पीपल हैं, ये ससुर है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि किवाड़ की ओट लेकर लता कह रही है, किससे कह रही है? दामान से, जो मेहमान आया है उससे, बरस बाद सुध ली नहीं, तुमने वर्षों बाद सुध ली है। हर साया ताल, जो तालाब है वो पूरा भर गया है, प्रसन्न दिखाई दे रहा है। और लाया पानी परात भर के, वो अपने घर आई हुई दामाद के पैर धोने के लिए परात भरकर पानी ले आया है। तो यहाँ पर जो ताल है ये किसका प्रतीक है? साले का प्रतीक है। ताल क्या है? साले का प्रतीक है। और बादल दामाद है, इसलिए तालाब दामाद के चरणों को, पैरों को धोने के लिए परात भर के पानी ले आया है। अर्थात
तालाब पूरी तरह से भर गया है। मेघ आए बड़ी बंठन की संवर की, बादल बहुत ही सज धज की आए हुए है। क्षितिज अटारी गहराई, जो क्षितिज है ये काल्पनिक सीमा रेखा होती है जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, उसे अटारी कहा गया है। गहराई दूर है, दामिनी यानी बिजली दमकी, है ना। क्षितिज रूपी अटारी में बिजली चमकती हुई दिखाई देने लगी है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। अभी तक मुझे भ्रम था बादल नहीं आएंगे, पानी नहीं बरसेगा, लेकिन आज बादल आ गए हैं, बड़े उत्साह के साथ आए हैं, सज धज कर आए हुए हैं, बंठन कर आए हुए हैं। इसलिए क्षमा मांगते हुए कह रहा है कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। भरम यानी भ्रम, भ्रम दूर हो गया है, अब मुझे विश्वास हो गया है। बांध टूटा, धैर्य का बांध टूट गया, झरझर मिलन के असुर ढड़के, मिलने से होने वाली खुशी के कारण आंसू बहने लगे हैं। मेघ आए बड़ी बंठन की संवर के, बादल बहुत ही सज धज करके आए हुए हैं। चलिए यहाँ से प्रतीक देख लेते हैं, ये प्रतीक जरूर पेपर में एक आएगा, बिल्कुल 100% प्रश्न यहाँ से बनेगा एक। धूल किसका प्रतीक है? नवयुवती का, है ना। युवती, लेकिन युवती कैसी है? नवयुवती, याद रखिएगा किसका प्रतीक है ये? नवयुवती का, नवयुवती का प्रतीक है, ठीक है। और पेड़ व्यक्तियों का प्रतीक है, यानी गांव के जो व्यक्ति हैं वो व्यक्तियों का प्रतीक है। और नदी स्त्री का प्रतीक है, ठीक है, याद रखिएगा नदी किसका प्रतीक है? स्त्री का प्रतीक है। इसके बाद है लता किसका प्रतीक है? बहू का प्रतीक है। और ताल साले का प्रतीक है, ताल किसका प्रतीक है? साले का प्रतीक है। और पीपल, जो पीपल है इसको हम कह दें ये बुजुर्ग का प्रतीक है ना, ये बुजुर्ग का प्रतीक है। या फिर कह दें कि जो पीपल है, पीपल ये ससुर का प्रतीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।